हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विशेष गोयल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको बात करने वाला हूँ। यार टाइटल तो आपने थंबनेल वगैरह सब पढ़ ही लिया होगा कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए इन्वेस्ट करते समय। कुछ यहाँ पे आपको 6-7 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, अगर आप उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। डेफिनेटली आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। अब देखो यार, इन्वेस्टमेंट करते हुए सबका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। सबका ये रहता है यार कि हम अपनी करंट कंजम्पशन को थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, अभी जो पैसे हम ना उसमें कंजम्पशन में से निकाल के इन्वेस्ट कर देंगे, उसको वहां पे लगाएंगे ताकि हम फ्यूचर में और ज्यादा पैसे कमाएं। पर डेफिनेटली फ्यूचर में आपकी इससे कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये एक बेसिक यहाँ पे रहता है। लेकिन एक चीज जो सबके दिमाग में रहती है वो ये रहती है कि हम अपना रिस्क कम करते जाएं और रिटर्न्स बढ़ाते चले जाएं। अब क्योंकि रिस्क और रिटर्न दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों का एक आपस में बहुत अच्छा वो संबंध है। ठीक है ना? साथ साथ चलते हैं। तो इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आपका रिस्क बिल्कुल कम हो और रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो। ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर रिस्क आप कम लोगे तो रिटर्न भी कम मिलेगा, रिस्क ज्यादा लोगे तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। एक जनरल यहाँ पे रहता है। ठीक है ना? तो ये इसीलिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी हम कुछ कोशिश करते हैं कि हम अपना थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकें। अब यहाँ पे हम आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना काफी जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न। अब रिटर्न क्या होता है यार? अब आपने पैसा लगाया है तो मतलब आपको कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो आपको क्या पैसा मिला इन्वेस्ट करने के बाद उसके बदले में, उसको रिटर्न कहते हैं कि भैया रिटर्न में क्या मिला। ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था, उस पे आपको 10 रुपए एज डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो आपको मिला कितना है? 10 डिवाइडेड बाय शेयर का ओरिजिनल प्राइस वो था 100। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हम यूज करते हैं परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए। तो 10 बाय 100 इंटू 100 आपका आ जाएगा 10%। अब यहीं पे मान के चलते कि आपने शेयर तो खरीदा था 100 रुपए का, 10 रुपए का आपको डिविडेंड मिला और एक साल खत्म होने के बाद शेयर की वैल्यू हो गई 105। हाँ, शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिविडेंड आपको मिला 10 रुपए, प्लस इसमें आप करोगे क्या कि आपको कितनी उसमें से वैल्यू इंक्रीज हुई है? 5 रुपए इंक्रीज हुई है। 100 से 105 रुपए 5 इंक्रीज हुई है, 5 आप ऐड कर दो। अगर वैल्यू कम हो जाती है तो हम इसको माइनस कर देते। ठीक है ना? वैल्यू 5 रुपए बढ़ी है तो 10 और 5 15 डिवाइडेड बाय शेयर का ओरिजिनल प्राइस था 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15%। ठीक है, तो ऐसे आप अपना रिटर्न कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ रिस्क। यहाँ पे क्या रहता है, मतलब जितना रिस्क लोगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। इसलिए कहते हैं जो गवर्नमेंट बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इन आपको रिटर्न्स काफी कम देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि इनमें रिस्क भी कम होता है। जो दूसरा पॉइंट इसमें रहता है वो है रिस्क। रिस्क क्या होता है? इट इज वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब हमने उम्मीद तो लगाई है कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक रिस्क रहता है कि क्या कुछ चीजों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से अगर ये रिटर्न नहीं मिला तो कुछ दिक्कत आ गई, रिटर्न कम हो गया, ज्यादा हो गया, कुछ भी हो गया, इसको हम रिस्क कहते हैं। वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न इसको कहते हैं। यार अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें गारंटीड आपको रिटर्न मिलेगा, 100% श्योर हूं मैं, कोई गारंटी पूरे पक्की बात है भाई रिटर्न तो आपको मिलकर रहेगा, तो क्या इसमें कुछ रिस्क हुआ? डेफिनेटली नहीं। कोई रिस्क ही नहीं है भाई इसमें, तो मतलब गारंटीड रिटर्न मिलेगा, देयर इज नो रिस्क। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी होती है? ऐसी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका रहता है कि आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलता ही है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके डिफॉल्ट केसेस कभी हुए नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, यूरोप की एक कंट्री थी कोई, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपना पब्लिक डेट पे नहीं कर पाई थी। पर ये वंस इन अ ब्लू मून होता है। ब्लू मून भी मैं कहूँगा छोड़ ही दो यार, मतलब एक आधी बारी ऐसा हुआ है आज तक, वरना आपको जनरली अपना जो पैसा है वापस मिल ही जाता है। ठीक है ना? ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं रिस्क को? इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। हम आपको भैया ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या चीज आ गई? 11th में अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उसमें होगा, कॉलेज में आके आपने बीएमएस वगैरह पढ़ी है तो उसमें आपको ये जरूर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, वो आने वाली वीडियोज में आपको सारी चीज अच्छे से समझाऊंगा कि क्या प्रैक्टिकली आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो विद एग्जांपल्स। सारी तरीके अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट जरूर करना। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक बात आती है कि हर अलग अलग व्यक्ति के लिए जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। कोई कहेगा कि भैया मैं काफी रिस्क ले सकता हूँ, और कोई कहेगा कि भाई मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो इसी इसमें क्या होता है कि अब जैसे यंग लोग होते हैं, जो बिल्कुल यंग है ना, उनके लिए क्या रहेगा कि हम ज्यादा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और जो ज्यादा ओल्ड एज हैं, रिटायर्ड हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो इसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको ध्यान में रखनी होती है आप अपना इन्वेस्टमेंट चूज करते हुए। सबका ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है ना कि हम अपने रिस्क को कम करते जाएं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट रहता है आपके पास वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? इट इज द ईज विद विच योर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो कितनी आसानी से, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और रहती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, विद लिटिल और नो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल। भैया इसके चक्कर में ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आपको कैपिटल ही मतलब लॉस हो गई है ना, तो उसका कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो बहुत हल्का सा रिस्क, ठीक है। लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए लिक्विडिटी कराते समय, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी बेसिकली लिक्विडिटी। अब ऐसी सिक्योरिटीज जो बहुत ज्यादा लिक्विड होती हैं वो क्या है? आपको पता ही है यार, इक्विटी शेयर्स है और आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स है। और ऐसी सिक्योरिटीज जो काफी कम लिक्विड है वो क्या क्या है भैया? वही बॉन्ड्स है और डिबेंचर्स है, ठीक है ना। अभी जो मार्केट में कितनी एफिशिएंसी है और क्या है, कितनी बढ़िया तरीके से मार्केट चल रही है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन इट। मतलब कि मार्केट में जो सिक्योरिटीज ट्रेड की जा रही है वो कितनी लिक्विड है, इससे बहुत फर्क पड़ता है मार्केट की परफॉर्मेंस पे और एफिशिएंसी पे, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी आपको एक ध्यान में रखनी होती है कि कभी आने पर यार आपको जरूरत पड़ जाए, आपको ऐसा ना हो कि आपको पैसों की जरूरत है, आपका सारा पैसा तो इन्वेस्ट हुआ हुआ है और वो लिक्विड नहीं है, आप उसे फटाक से निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। इमरजेंसी यार कभी भी आ सकती है, ये बात को आपको ध्यान में रखना होता है। तो इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंड इतने लिक्विड हों कि आप हाथ के हाथों से निकलवा सको, ये एक जरूरी फैक्टर रहता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है मार्केटेबिलिटी। अब मार्केटेबिलिटी क्या होता है? मार्केटेबिलिटी इज द ईज विद विच एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड। वो आसानी जिससे आप एसेट को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। कितना आसान है एसेट को खरीदना बेचना, ये होता है मार्केटेबिलिटी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो मार्केटेबल तो काफी ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी उनकी बहुत कम है। ऐसे क्या होता है यार? ये होती है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज के लिए कितनी मार्केटेबल होती है ना यार, उनके हाथ के हाथ मतलब ऐसा रहता है प्रॉपर्टीज का कि जनरली कम टाइम में बिक जाती हैं, अगर बहुत बेकार लोकेशन ना हो और हाँ कोई भूतिया हवेली ना हो तो ठीक है, तो बहुत आसानी से बिक जाती है। लेकिन लिक्विड रहती है इतनी नहीं यार। आप आपसे कोई 3 करोड़ 4 करोड़ का घर खरीदे तो क्या वो आपको हाथ के हाथ पेमेंट दे देगा? बिल्कुल नहीं, बहुत कम चांसेस हैं इसके। तो इसलिए लिक्विडिटी आपकी बहुत कम रहती है इसकी, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब एक कुछ चीजें होती हैं जो आपको लिक्विडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सॉरी, लिक्विडिटी तो पिछला पॉइंट, मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ऐसी मार्केट हो, एक रेडी मार्केट हो जहां पे आप उस एसेट को खरीद सको या बेच सको। अगर रेडी मार्केट ही नहीं होगी तो मार्केटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मार्केटेबल होने के लिए उसको ये कंडीशन जरूरी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें वो है टैक्स बेनिफिट्स। इन्वेस्टमेंट आप करते हो, आपको कुछ टैक्स का बेनिफिट हो जाए, कुछ आपका टैक्स बच जाए तो कितनी बढ़िया बात है ना। ऐसा होना भी तो चाहिए। अब कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी है विच क्वालिफाई फॉर टैक्स बेनिफिट अप टू रुपीज 1.5 लाख। डिडक्शन यहाँ पे हो जाती है। आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना, आपको जितना भी रिटर्न मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी है, वो आपके टैक्सेबल इनकम से अलग रखा जाएगा। इफ इट इज अप टू रुपीज 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक अगर है, उसको साइड रखेंगे। तो ये टैक्सेबल इनकम तुम्हारी अलग है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही फायदा देखने को मिलता है। अभी ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं यहाँ पे? आपकी होती है पीपीएफ, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स, ईएलएसएस वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो असेसमेंट ऑफ टैक्स बेनिफिट है, यानी टैक्स बेनिफिट को असेस करना पूरी अच्छी तरीके से काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इट अफेक्ट्स द एक्चुअल रिटर्न्स। आपके जो रिटर्न आपको मिलेंगे उस पर बहुत असर पड़ता है इसका। भैया आप टैक्स बेनिफिट का ढंग से फायदा नहीं उठाओगे तो आपके रिटर्न्स कब हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, आरईसी, उन्होंने ऐसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू करे थे। उनका कूपन रेट था 8.12% पे उन्होंने रखे थे, 10 साल के थे, ठीक है। यानी इससे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसका ये मतलब था द इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसका इफेक्टिव प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? उसका करोगे 8.12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.30, जब आप करोगे तो आपका 11.6% आएगा। तो यानी जो उसका इफेक्टिव प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट है वो 11.66% होएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली बात इतनी है कि टैक्स बेनिफिट्स का अच्छे से आपको फायदा उठाना है, कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका सिक्स्थ पॉइंट है वो है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मतलब कि आपको रिटर्न्स जितने होने चाहिए जितनी इन्फ्लेशन चल रही है उससे ज्यादा। अब यह तभी तो फायदा होएगा। इन्फ्लेशन चल रही है मान लो 8%, तो आपके जो रिटर्न्स हैं आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे रिटर्न्स आपकी हो 8% से ज्यादा, तभी तो फायदा होगा। वरना पैसा जो आज 100 रुपए है वो कल भी 100 रुपए पड़ा रहेगा आपके पास,
जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही है वो कल आपको 108 रुपए की मिलेगी, तो फायदा क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ गया, पैसे की वैल्यू उतनी रही। अब इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपके पैसे की परचेजिंग पावर ना कम हो जाती है। ठीक है, 100 रुपए तो 100 रुपए ही है, आज भी 100 रुपए थे, कल भी 100 रुपए है, वो आपका नोट सेम रहेगा। लेकिन जो चीज़ आपको 100 रुपए की मिल रही थी ना, वो आपको आज कल 100 रुपए की नहीं मिलेगी, वो 108 रुपए की मिलेगी। तो आप जो चीज़ खरीद पा रहे थे 100 के नोट से, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो आपसे खरीद नहीं सकते। अब उसे इन्वेस्ट कर दोगे, आपके जो 100 रुपए हैं वो कल आपको 110 होके मिलेंगे, तो आपका फायदा है कि आपको वो चीज़ 108 की हो गई। लेकिन अब तो आपके पास 110 रुपए है, तो उसको तब दे, वो तो आप खरीद ही सकते हो, 2 रुपए आपके पास फालतू बचेंगे। तो बेसिकली यही इसका मतलब है यार कि इन्फ्लेशन आपको देखनी पड़ती है, उसके ज्यादा रिटर्न्स होंगे ना तो बहुत अच्छी बात है ना। इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलकर क्या ही फायदा है। जैसे एफडी हम कहते हैं भाई, 4-5% मुश्किल से इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि बिल्कुल ही बेकार है, पर चलो घर पे पड़ा है उससे तो बेटर है। इसलिए आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। ठीक है, अब ऐसे में माना जाता है इक्विटी शेयर्स को, जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा रिटर्न्स दे देते हैं। अब यहाँ पे जब ये माना जाता है कि जब इन्फ्लेशन हो रही है ना, तो इक्विटी शेयर्स आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गए, वो आपको एक अच्छे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका तक इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है ना, वो कल भी 5% दे रहे थे, आज भी 5% दे रहे हैं, तो वो एक बेकार चीज होती है, कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो इसके साथ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब जो 7th और लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। अब देखो यार, ये ना सबसे पहली चीज होती है, प्रायोरिटी है कि आपने जो पैसा लगाया है कम से कम वो तो बचा रहे, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेफ रहे। बाद में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो तो बाद की बात है ना, फिलहाल के लिए जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो सही सलामत रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए जहाँ पर रिटर्न तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी सेफ्टी ऑफ कैपिटल नहीं है। आपको कहेगा भैया मैं आपको 20% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यहाँ पे आपको 20% रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई उसका कि वो पैसा लेकर अगले दिन गायब हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही में आपको पीछे पीछे नहीं भागना है। यहाँ पे कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बॉन्ड्स को रेटिंग देती है उनकी सेफ्टी ऑफ कैपिटल के हिसाब से। अगर ऐसा कोई बॉन्ड है जिसकी AAA से कम है रेटिंग, तो हम उसको जनरली नॉट सो सेफ मानते हैं। ठीक है, NBFC ने यही किया था, उन्होंने जो बॉन्ड्स रिलीज किए थे उसमें इंटरेस्ट रेट तो यार काफी अच्छा था, पर सेफ्टी ऑफ कैपिटल नहीं थी। ठीक है, तो यही था, यहाँ पे ये 7 बेसिक पॉइंट्स थे। सामने आपको कुछ अच्छी बातें दिख रही होंगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना, और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे हो जाती है खत्म। ठीक है, और ऐसी यार बहुत वीडियोस आएंगी, और उम्मीद है मेरे को आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि फायदा सबको होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बहुत ही जल्दी उसको देख लें। ठीक है, मैं बोलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।